देखिए सबसे पहले आता है वन वर्ड। वन वर्ड में हम शुरुआत कर रहे हैं और पहला वन वर्ड जो है के बारे में चर्चा करते हैं। और यस, देखिए फियर ऑफ वाटर, यानी फियर ऑफ वाटर, पानी का डर। अब देखिए हाइड्रो और फोबिया, ये दो वर्ड आपको पता होगा स्टूडेंट्स। फोबिया वर्ड जहां पे भी आता है उसका मतलब डर होता है, और मैनिया का मतलब होता है उसको करने की बहुत इच्छा। तो फोबिया और मैनिया एक दूसरे के, ये अकारण डर होता है, वो अकारण किसी चीज के लिए पैशन फील करना होता है। तो फोबिया, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिया का मतलब होता है फियर। देखिए हाइड्रो मतलब वाटर फॉर्म में कोई भी चीज हो, पानी के जैसे रूप में कोई भी चीज होती है उसको हाइड्रो कहते हैं। अगर आप जानते हो कि जो भी पेट्रोल, डीजल या कैरोसिन ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, पानी के जैसे रूप में होते हैं, कार्बन के रूप है, इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, क्योंकि ये हाइड्रो फॉर्म में होते हैं यानी पानी जैसे रूप में होते हैं। तो हाइड्रोफोबिया मतलब हो गया पानी का डर, यानी जल भीति, जिसको हिंदी में कहते हैं पानी से डर। आगे है फर्टाइल स्पॉट इन डेजर्ट वेयर देयर इज वाटर। रेगिस्तान जो होते हैं उनको याद करते ही हमारे मन में जगह जगह फैले, लंबी दूर तक फैले हुए रेतीले टीले, सुनसान बियावान रेगिस्तान, चट्टानी इलाके, और वहां पे शाई शाई करती लुएं, चलते हुए ऊंट, ऐसे हमारे माइंड में ध्यान में आता है। लेकिन ये एकमात्र रियलिटी नहीं है। रेगिस्तान में कई जगह पर पानी मिलता है, वहां पर पानी का सोर्स होता है, लैंड वाटर का जो वहां पर लेवल होता है वो भी काफी हाई होता है। इसके कारण वहां पर एक छोटा एक एरिया ऐसा डेवलप हो जाता है जो बहुत ही हरा भरा होता है, जहां पक्षी होते हैं। तो ऐसी जगह फर्टाइल स्पॉट रेगिस्तान में वेयर देयर इज वाटर, जहां पानी की उपलब्धता रहती है, उसको ओएसिस कहते हैं। ओएसिस, ओएसिस का मतलब ही क्या होता है? नखलिस्तान। नखलिस्तान का मतलब ये कोई खालिस्तान या पाकिस्तान जैसे नहीं, स्थान से बनाइए। तो नखलिस्तान का मतलब होता है ऐसी जगह जो रेगिस्तान में हरी भरी हो। तो इसको मरुद्यान भी कहते हैं, यानी रेगिस्तान के बीच में कोई उद्यान जैसी जगह, ओएसिस। फर्टाइल स्पॉट इन डेजर्ट वेयर देयर इज वाटर, ओएसिस। ओके, फिगर विथ मैनी एंगल्स और साइड्स। स्टूडेंट्स आपको पता है जिस फिगर में बहुत ज्यादा एंगल होते हैं, साइड्स होती है, जैसे इस तरीके से मान लीजिए कोई भी फिगर बनता है, तो ये आपके सामने, तो इसमें मोर देन 2 या मोर देन 3, क्योंकि उसमें आपको साइड्स और मिलेंगे, ऐसे फिगर को पॉलीगॉन कहा जाता है। स्टूडेंट्स आपको पता होगा पॉली का मतलब ही बहु के सेंस में आता है, यानी मोर, मैनी। पॉली मतलब मैनी या सेवरल। तो पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का मतलब ऐसा फिगर हो गया जिसमें बहुत सारी साइड्स और एंगल्स होते हैं, पॉलीगॉन। पॉली का मतलब बहु के सेंस में आता है, पॉली, मोनो। ये दो वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। पॉली का मतलब होता है कि जो चीज बहुत ही हम कह सकते हैं जिसमें ज्यादा चीजें, जैसे पॉलीथीन हो सकती है, पॉलीगैमी हो सकती है, पॉलीगॉन हो सकता है, पॉलीग्लॉट हो सकता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको पॉली से रिलेटेड मिलेंगे। स्टूडेंट्स एक सलाह आपको देना चाहूंगा कि आप वोकैबुलरी सेक्शन को देखने से पहले जो हमारा वीडियो है उससे रिलेटेड, अपन कह सकते हैं प्रेफिक्स और सफिक्स से रिलेटेड जो वीडियो हमारा है उसको जरूर देखें। निश्चित रूप से उसको करने के बाद आपके लिए वोकैबुलरी देखना बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहेगा, आपको बहुत जल्दी वो लर्न होने लग जाए। तो पॉलीगॉन का मतलब ऐसा फिगर जिसमें बहुत सारी एंगल्स और साइड्स हो। फिट टू बी ईटन, जिसको खाया जा सकता है। आपको पता है ऐसे बहुत सारे वन वर्ड्स हैं जिसको सुना जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है। तो उसमें बल, बीएलई, एबल के सेंस में तो आता है। ईडी, ईडी का मतलब हुआ जिसको आप खा सकते हो, ईट कर सकते हो, तो ईडिबल। ईडिबल का मतलब जिसको खाया जा सके, और हिंदी में इसको कहते हैं खाद्य। तो स्टूडेंट ईडिबल या खाद्य, जिसको खाया जा सके। तो ईडिबल ऑयल, ईडिबल अपने कह सकते हैं कोई भी चीज ईडिबल होती है तो वो खाद्य होती है, इसीलिए खाद्य तेल, तो खाद्य नमक, तो एडिबल सॉल्ट, जिसको खाया जा सकता है। फिट टू बी ईटन। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, जो किसी चीज में बोलने में बहुत ही फ्लुएंट हो और क्लियर हो स्पीच में,
उसको आर्टिकुलेट कहते हैं। ऐसे पर्सन को ही आर्टिकुलेट कहते हैं। अगर आपने फोनेटिक्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जो हमारा बोलने से संबंधित सिस्टम है, जहां पर आकर साउंड आर्टिकुलेट होती है, अलग अलग रूप लेती है, उसको आर्टिकुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो यानी ये बोलने से रिलेटेड है। ऐसे पर्सन को भी आर्टिकुलेट कहते हैं। फ्लुएंट हो, जो अपने स्पीच में फ्लुएंट हो, धारा प्रवाह बोले और क्लियर हो, ऐसे को आर्टिकुलेट कहते हैं, ऐसे पर्सन को। ओके, फॉलोइंग आफ्टर वंस डेथ, चाइल्ड, अवार्ड, बुक, एक्सेट्रा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, फॉलोइंग आफ्टर वंस डेथ, कोई चीज घटित होती है, जैसे किसी, आपने देखा होगा बॉर्डर मूवी में, उधर जो सुनील शेट्टी का रोल प्ले करने वाले, जिन्होंने भैरव सिंह का रोल प्ले किया, उनकी डेथ हो जाती है और उनके डेथ के बाद उनके बच्चा होता है। ऐसे बच्चे को या किसी को मरणोपरांत कोई अवार्ड मिलता है। हालांकि ईश्वर कृपा से भैरव सिंह की डेथ नहीं हुई और आज भी वो हमारे बीच जीवित है। तो अवार्ड, बुक, ये जो ऐसी बुक जो किसी राइटर की डेथ के बाद पब्लिश हो, या ऐसा बच्चा जो अपने फादर की डेथ के बाद पैदा हो, या ऐसा अवार्ड जो किसी को मरणोपरांत दिया जाए। स्पेशली आप देखते हो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कोई अवार्ड मिलता है, परमवीर चक्र, या जो सेना के फील्ड में दिए जाते हैं, वैसे बहुत सारे जो अवार्ड होते हैं, उसमें जो लेने वाला है वो व्यक्ति शहीद हो चुका होता है। तो इसलिए चाइल्ड अवार्ड, बुक, ऐसे चाइल्ड अवार्ड और बुक को जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद होते हैं, उसको पोस्थ्यूमस कहते हैं। इसमें भी आप देखिए स्टूडेंट्स, पोस्ट का मतलब ही बाद में होता है। पोस्ट जो है वो प्री का ऑपोजिट है। प्री, पोस्ट। आपने देखा होगा पोस्ट ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट मैरिटल यानी शादी के बाद, तो पोस्ट नेटल यानी किसी की प्रसव के बाद होने वाली कोई चीज। तो पोस्ट का मतलब बाद में होता है। तो पोस्ट और ह्यूमस का मतलब ह्यूमन बीइंग के सेंस में उसके बाद में होना, यानी व्यक्ति के बाद घटित होने वाली, इसको हम कह सकते हैं मरणोपरांत। मरणोपरांत उनको ये अवार्ड दिया गया, मरणोपरांत ऐसा हुआ। तो इस तरीके से जो चीजें होती है उनको पोस्टह्यूमस कहते हैं। पोस्टह्यूमस, पोस्ट और ह्यूमस का एक मिला हुआ रूप है। आगे बढ़ते हैं। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म और मॉकरी, इसमें आलोचना हो, क्रिटिसिज्म हो, किसी का मजाक उड़ाया गया हो, ऐसी चीज को हम कहते हैं। ऐसे जानर को इस तरीके से व्यक्त करने को हम सैटायर कहते हैं। सैटायर को हिंदी में व्यंग्य कहते हैं, व्यंग्य। तो आपको ध्यान में रखना है कि फुल ऑफ क्रिटिसिज्म और मॉकरी, सैटायर, व्यंग्य। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, जनरल व्यू ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर। हम जब सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो उसमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी लगाते हैं और किसी भी चीज में हम अपना प्रोफाइल दिखाते हैं। तो प्रोफाइल का मतलब है कि जनरल व्यू, कोई डीप स्टडी नहीं है, जनरल व्यू कि वो पर्सन कहाँ से है, उसका नाम क्या है, मदर फादर क्या है, वो बैकग्राउंड कैसा है, किस विलेज से है, क्या मैरिटल स्टेटस क्या है। तो ये जो जनरल व्यू है किसी पर्सन के, कि वो उसके बारे में बताया जाए, उसको प्रोफाइल कहते हैं। प्रोफाइल यानी जनरल व्यू ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। देखिए स्टूडेंट्स, क्रेसी वर्ड जो होता है वो सिस्टम को बताता है, यानी पद्धति को। क्रेसी जहां पे भी है वो सिस्टम होता है, यानी शासन पद्धति। जैसे हम कहें डेमोक्रेसी, यानी डिमोस प्लस क्रेसी यानी जनता का शासन। तो ऑटो मतलब एक ही व्यक्ति जो सेल्फ उसको गवर्न कर रहा हो, किसी गवर्नमेंट को जब एक ही व्यक्ति गवर्न कर रहा हो, यानी गवर्नमेंट बाय रूलर, एक ऐसे रूलर की सरकार हु हैज अनलिमिटेड पावर, जिसमें अनलिमिटेड पावर हो, उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ऑटोक्रेसी कहते हैं। और ऑटोक्रेसी का मतलब यहां पर हो गया तानाशाही के रूप में हो गया, या एक तंत्र, एक व्यक्ति का ही शासन। तो स्टूडेंट्स, ऑटोक्रेसी जो है वो क्रेसी वर्ड से इसमें बना हुआ है। क्रेसी का मतलब शासन होता है, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, यानी एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया शासन। इसीलिए आप देख सकते हो ऑटोनोमी, जो खुद स्वायत्त शासी हो, और कोई चीज ऑटो हो रही हो, ऑटो स्टार्ट मतलब खुद ही स्टार्ट हो जाती हो, जिसके लिए मैनुअल पावर की इस रूप में जरूरत नहीं पड़ती हो। क्रेसी का मतलब पद्धति होता ही है।
तो इसलिए ऐसी सरकार जिसमें अनलिमिटेड पावर हो उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। और गवर्नमेंट बाय द फ्यू यानी कुछ ही लोगों की सरकार। देखिए स्टूडेंट्स, ओलिजियो एक वर्ड है, ओलिजियो। ओलिजियो एक ग्रीक वर्ड है और ओलिजियो का मतलब ही होता है अ फ्यू यानी कुछ। एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कुछ, तो कुछ के लिए ओलिजियो वर्ड आता है और अ फ्यू यानी कुछ। तो ओलिगार्की, मैंने आपको बताया की और क्रेसी ये दोनों ही वर्ड शासन पद्धति के लिए आते हैं, चाहे मोनार्की हो, चाहे वो अनार्की हो, या ओलिगार्की हो, या ऑटोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी हो। क्रेसी और ये कीवर्ड जो है आर्की, मोनार्की या इस तरीके से ओलिगार्की, ये जो वर्ड है ये यहां पर कीवर्ड जो है वो शासन को बताता है। तो ओलिजियो यानी ओलिजियो आप देख रहे हो इसमें है, तो ओली का मतलब कुछ और की यानी शासन, यानी कुछ ही लोगों का शासन। इसलिए ओलिगार्की का मतलब हो गया गवर्नमेंट बाय द फ्यू यानी कुछ ही लोगों का शासन। तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से देख रहे हैं, हाइड्रोफोबिया पानी का डर, ओएसिस नखलिस्तान, पॉलीगॉन जिसमें बहुत सारी साइड्स और एंगल्स हो, एडिबल खाद्य, आर्टिकुलेट मतलब बोलने की कला में निपुण होना, पोस्थुमस यानी मरणोपरांत, सैटायर व्यंग्य, प्रोफाइल किसी व्यक्ति का जनरल कैरेक्टर, ऑटोक्रेसी का मतलब हो गया एक ही व्यक्ति का शासन, और ओलिगार्की का मतलब हो गया कुछ ही व्यक्तियों का शासन जिसमें शासन पर कुछ ही व्यक्तियों का नियंत्रण हो, जो पैसे या पॉलिटिकल पावर से बहुत ज्यादा सक्षम हो। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जब सरकार चलाई है तो ऐसी सरकार को ओलिगार्की कहते हैं। तो स्टूडेंट ये हुए वन वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में जिसका नाम है इडियम्स। इडियम्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं क्योंकि कई बार इडियम्स ऐसे आ जाते हैं, इडियम्स एक तरीके से अनलिमिटेड है, ये सारी वोकैबुलरी अपने आप में अनलिमिटेड है, प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है, एक व्यक्ति की क्षमताओं के हिसाब से अनलिमिटेड जैसी लगती है, स्पेशली जब उसे और भी चीजें करनी हो, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइकोलॉजी, इन सब में जब कोई व्यक्ति उलझा हुआ होता है तो उसे जो वोकैबुलरी होती है वो अनलिमिटेड ही लगती है। तो हम आपकी इसी प्रोसेस को इजी बनाने के लिए आए हैं। देखिए स्टूडेंट, इडियम में पहला है मैड एज ए मार्च हेयर। हेयर का मतलब आपने पता है कि रैबिट होता है, रैबिट यानी खरगोश। तो मार्च में जब उसकी ब्रीडिंग का सीजन आता है, मार्च में स्प्रिंग सीजन जैसा अच्छा माहौल होता है, यूरोप की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया के हिसाब से मत सोचना, तो यूरोप में उस टाइम एक अच्छा मौसम होता है और ये हेयर यानी रैबिट की ब्रीडिंग का सीजन भी होता है। तो जब ब्रीडिंग का सीजन मतलब उनके प्रजनन का काल होता है, तो इसलिए वो थोड़े कहते हैं ना इश्क अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, तो वो इस मामले में फिर क्या होते हैं कि वो ओपनली निकल जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं बिना ये परवाह किए कि ऊपर कोई ईगल या अदर जो प्रीडेटर्स हैं वो उनको खा जाएंगे, मार देंगे, पर वो तो अपनी मस्ती में इधर उधर मैमनता मन घूमत रहे ना ही तन की सार। कबीरदास जी कहते हैं ना, भक्ति में वैसा हो जाता है व्यक्ति, वो बेचारा प्रेम में किसी के वैसा हो जाता है। तो मैड एज ए मार्च हेयर यानी ऐसा व्यक्ति जो मार्च हेयर की तरह एकदम केयरलेस हो जाए, जिसको अपनी परवाह ना रहे, उसको कहेंगे क्रेजी एंड इनसेन यानी पागल, मूर्ख। ऐसे व्यक्ति को मैड एज ए मार्च हेयर कहेंगे, यानी वो पागल है, उसको पता ही नहीं कि कैसे बिहेव किया जाए, कैसे रहा जाए, कैसे बात की जाए, या उसको मतलब ही नहीं, वो पागल है, मरेगा इस तरीके से। तो मैड एज ए मार्च हेयर। तो आप समझ गए मार्च हेयर क्यों आया, अप्रैल हेयर क्यों नहीं आया। तो इसके पीछे कारण है कि ये इनकी ब्रीडिंग का सीजन होता है और ब्रीडिंग के सीजन के टाइम ये बहुत अपने आप में खोए खोए रहते हैं और फिर कुछ भी हो सकता है इस स्थिति में। मैडन नेम या स्टूडेंट, मैडन का मतलब आपने क्रिकेट में ये वर्ड सुना होगा, मैडन। मैडन का मतलब होता है ऐसा ओवर जिसमें कोई भी रन ना जाए, लेकिन मैडन का एक दूसरा सेंस है, मैडन कहते हैं गर्ल, यानी ऐसी गर्ल जिसकी शादी नहीं हुई है, तभी तो वो गर्ल है। तो गर्ल जिसकी शादी नहीं हुई है गर्ल है। तो मैडन नेम का मतलब ऐसा नाम जो गर्ल के टाइम था, शादी के बाद थोड़ा नाम बदल जाता है, एक टेंडेंसी है। तो इसलिए मैडन नेम उस नाम को कहते हैं जो किसी औरत की शादी से पहले का नाम होता है। अ वुमन्स सरनेम बिफोर मैरिज, मैरिज से
पहले का उसका जो सरनेम है, क्योंकि बाद में जनरली पति का सरनेम लग जाता है। तो जैसे ऐश्वर्या रॉय थी वो ऐश्वर्या रॉय बच्चन हो गई, तो वैसे ही रॉय अगर, और हमारे यहाँ सोसाइटी में जनरली सरनेम हट जाता है और पति का सरनेम ही लगने लग जाता है। इसलिए ऐसे केस में जो व्यक्ति, किसी औरत का, किसी वुमन का जो उसकी शादी से पहले का नाम होता है उसको मैडन नेम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। मेक अ बी लाइन फॉर, स्टूडेंट्स बी लाइन फॉर टू गो डायरेक्टली टूवर्ड्स समथिंग। अब देखिए स्टूडेंट, कोई चीज कहीं पर स्थित होती है तो आप इस तरीके से समझिए कि कोई चीज कहीं पर स्थित है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई स्थित है और हमारा घर यहाँ पर है, तो हम गलियों में से ऐसे ऐसे गुजरते हुए यहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ से कोई मधुमक्खी को जाना हो तो वो कैसे जाएगी? ऐसे, यानी स्ट्रेट, सीधा, डायरेक्ट। तो हम कह सकते हैं किसी चीज का डायरेक्ट वे हो किसी चीज का, वो बी लाइन, बी का मतलब मधुमक्खी। तो यहां पर आप समझ गए होंगे मेक अ बी लाइन फॉर का मतलब हो गया, बी का मतलब मधुमक्खी से है, तो इसलिए मेक अ बी लाइन फॉर टू गो डायरेक्टली टूवर्ड्स समथिंग, किसी चीज की तरफ, किसी डेस्टिनेशन की तरफ डायरेक्टली जाना, जैसे कोई बर्ड या बी जाती है उस तरीके से जाना, तो वो हो गया मेक अ बी लाइन फॉर टू गो डायरेक्टली टूवर्ड्स समथिंग। आगे है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। देखिए क्लीन यानी साफ, और ब्रेस्ट का मतलब हो गया कि व्यक्ति का हृदय, इसलिए बूजम या ब्रेस्ट जो होता है वो हृदय के लिए भी आता है। हालांकि वैसे वुमन के जो चेस्ट पार्ट होता है उसको भी ब्रेस्ट कहते हैं, लेकिन मैं के क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब हो गया कि अपने अंदर जो हार्ट है उसको साफ कर देना, यानी किसी चीज के लिए कोई शिकायत, कोई गिला शिकवा कुछ ना रखना, जो है वो कह देना। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब है कि अपने मन में कोई गिल्ट फील हो रही हो, हमें बुरा लग रहा हो किसी चीज का, तो वो सब प्लेनली कह देना, कबूल है। तो टू कन्फेस और स्पीक ऑनेस्टली, यानी ईमानदारी से कोई चीज कन्फेस कर लेना, मान लेना कि हाँ हमने ऐसा किया है, मुझसे ये गलती हुई है, ताकि वो गिल्ट अपने अंदर ना होता रहे। इसे कहते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, यानी अपने हृदय में जो पीड़ा शूल है उसको सीधा क्लियर कह के क्लियर कर दे, बार बार में वो चुपती रहे बात, ऐसा ना रखना। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ टू कन्फेस और स्पीक ऑनेस्टली, यानी ईमानदारी से अपनी सारी बात कह देना। मेक अ राई फेस, देखिए राई का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड या नाखुश, तिसियाना। तो मेक अ राई फेस, राई फेस बनाना, आपने कार्टून में देखा होगा कि ऐसे मुंह लटका हुआ सा, डोरेमोन जैसे कार्टून में आपने सुनियों का और ऐसे मुंह देखा होगा बहुत बार। तो मेक अ राई फेस का मतलब हो गया टू शो डिसअपॉइंटमेंट, यानी निराशा, निराशा दिखाना, चेहरा ऐसा दिखाना जो निराश हो, तो वो चेहरे पे आई जाती है अंदर, है ना। तो टू शो डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा को शो करना, टू मेक अ राई फेस। ओके, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। आपने स्टूडेंट्स देखिए, आपको पता है कि माउंटेन क्या होता है? माउंटेन का मतलब होता है पहाड़, और मॉल हिल क्या होती है? आपने कई बार दिम्मकों की बाम्बियां देखी होगी जो इस साइज की होती है, लगभग यहाँ इतनी इतनी ऊंची, 2-3-4 फीट की होती है, तो मॉल हिल उसको कहते हैं। अब देखिए किसी बात को जो छोटी सी है उसका माउंटेन बना देना, यानी छोटी सी चीज को बड़े रूप में प्रेजेंट कर देना, मॉल हिल को माउंटेन बना देना, यानी तिल का ताड़ बना देना, और एक छोटी सी बात को कहां का कहां ले जाना, कैसे प्रेजेंट कर देना। कुछ लोगों को इसमें महारत हासिल होती है। तो मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल मतलब छोटी सी चीज थी उसको पहाड़ बना दिया, तो सीधा सीधा मीनिंग निकल रहा है टू एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब ही क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना। अ माइनर डिफिकल्टी यानी छोटी सी डिफिकल्टी को, छोटी सी प्रॉब्लम को, छोटी सी बात को बहुत बात का पतंगड़ बना देना, यानी कोई छोटी सी चीज को बहुत बड़े रूप में प्रेजेंट करना। मेक ए माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल। नेक्स्ट है मेक बोथ एंड्स मीट। बोथ एंड यहां पर है दिन के दोनों छोर, यानी सुबह का टाइम और शाम का टाइम, दोनों टाइम हमें भोजन की जरूरत होती है। तो मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब किसी तरह वो मिलते रहे,
इसका मतलब हुआ टू लिव विद इन वंस मीन्स। मीन्स का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम, यानी आय का साधन। तो लिव विद इन वंस मीन्स का मतलब हो गया जब इनकम बहुत थोड़ी हो तो उसमें भी किसी तरह गुजारा करना। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब हो गया टू लिव एनी हाउ विद इन वंस मीन्स, यानी अपनी छोटी आय थोड़ी इनकम में किसी तरह गुजारा करने को हम कहते हैं मेक बोथ एंड्स मीट। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। मेक डक्स एंड ड्रैक्स। देखिए स्टूडेंट, डक का मतलब बतख होती है और ड्रैक्स उसके फीमेल को, बतख के मेल को ड्रैक का, तो डक ड्रैक। तो अब आप देखिए, डक आपने क्रिकेट में देखा होगा कि डक जो है वो जीरो के लिए आता है, जीरो। तो दोनों ये जीरो हो गए, यानी किसी चीज को हम किसी को कहें डबल जीरो आया है तुम्हारे, जीरो से भी अगली स्टेज होती है डबल जीरो। हम कहते हैं जीरो से कम क्या हो सकता है, जीरो से कम डबल जीरो होता है। किसी को नंबर दे दे स्टूडेंट्स को, जीरो आए तुम्हारे तो डबल जीरो आए हैं। हालांकि नंबर का तो पैमाना है वो एक ही है, लेकिन डबल जीरो कहते ही बिजली सी गिरती है ऐसे लगता है। तो मैक डक्स एंड ड्रैक्स। अब आप समझिए इस बात को कि डक और ड्रैक कर देना, कोई चीज अपने पास है उसको डक कर देना, जीरो कर देना। यानी अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं तो उसको डक बना देना, यानी जीरो कर देना, यानी उड़ा देना, बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना। मैक डक्स एंड ड्रैक्स। तब आप समझिए टू स्क्वेंडर, पैसे उड़ाना, फिजूल खर्ची करना। टू वेस्ट मनी। डक्स और ड्रैक्स जीरो के, क्योंकि क्रिकेट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं, उनको पता है जीरो पर आउट होता है उसको डक कहते हैं, तो डक यानी जीरो कर देना। तो टू स्क्वेंडर और टू वेस्ट मनी का मतलब ही क्या हो गया कि किसी इनकम को जीरो कर देना। इसका मतलब हो गया पैसे हमारे पास या कोई सोर्स है हमारे पास वो नहीं रहा तो वेस्ट कर दे। मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। देखिए, जो ग्रामीण अंचल से परिचित है या खेती के चीजों से परिचित है, फैमिलियर है, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से। मेक हे का मतलब होता है घास फूस। जब अनाज को उसके ऊपर के कवर से, जिसको हम साफ कहते हैं, तो उससे अलग किया जाता है। तो अब तो बहुत सारी मशीनें, थ्रेसिंग की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो गई। ये चूंकि कहावतें, प्रोवर्ब्स, इडियम्स जो होते हैं वो बहुत पुराने टाइम से आ रहे हैं। तो पहले क्या करते थे लोग, किसी तरह पहले तो उनको किसी हाथ से या कोई डंडे से उनको कूटते थे, तो फिर वो अलग अलग चाफ हो जाते थे। अब चाफ और अनाज को अलग करने के लिए साफ दिन का वेट किया जाता था, जब सन शाइनिंग हो रही हो और साथ ही हवा भी चल रही, तो इस तरीके से उसे कहा जाता है। ग्रामीण अंचल में इसके उपलना बोलते हैं, उपलना। तो मारवाड़ी भाषा में इसको उपलना बोलते हैं। तो जब इस तरीके से किया जाता था किसी ऊंची जगह पर खड़े होके, तो अनाज भारी होने के कारण नीचे गिर जाता था, जबकि जो उसका कचरा है वो हवा के साइड में और आगे जाकर गिर जाता। तो वो टाइम वैसा कब हो सकता था, जब दिन साफ हो, सन शाइनिंग कर रहा हो और एकदम आराम से ये काम हो रहा। तो मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, यानी जब सन शाइन कर रहा हो तभी हे का काम कर लेना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि जब सन शाइन का मतलब होगा जब हमारे लिए सही समय हो, तब हमें मेक हे यानी उस समय का लाभ उठा लेना चाहिए। समय को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, जब तक अच्छा समय है अपना उसका हमें लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी आँव है कल। तो जो है समा कल हो ना हो, इसलिए मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। कई स्टूडेंट सोचते हैं इस बार तो पूरी बढ़िया तैयारी नहीं हुई, अगली बार देख लेना फट्टे चढ़ देंगे। अरे भाई, जिस चीज के कारण आपकी इस बार तैयारी नहीं हो रही, आपको लग रहा है सिस्टर की शादी है, ये है वो, इससे अलग परिस्थितियां अगली बार होगी। जो अभी है वो तो हमारे सामने तो है, इसलिए जुट जाओ, बहाने मत ढूंढो। लूजर्स हैव एक्सक्यूजेस। आप इस बात को ध्यान में रखना। लोग आपके बारे में फिर, जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो ना, लोग, वो 4 लोग फिर बातें करेंगे ये बहाने कर रहा है, सब याद है, सब पता है, पढ़ा है नहीं, अब कह रहे ऐसे था वैसे। तो इसलिए मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, यानी टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, यानी जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, जो मौका आपके सामने है, उससे बेनिफिट कर लिया जाए। जब तक सन शाइनिंग कर रहा है आप हे बना लीजिए, यानी अपने बेनिफिट की चीज उससे, अपने लाभ का काम उससे कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मेक हेड और टैप। आपने देखा होगा सिक्के के 2 साइड्स होती है,
हेड और टेल। किसी भी व्यक्ति की अपने कहते हैं कह सकते हैं जानवर की हेड और टेल, जैसे अपने सिर से एड़ी तक नक्शिक वर्णन। तो ऐसे ही मैक हेड और टेल, अगर आप किसी चीज का हेड यानी शुरुआत कहां से हो रही है, टेल यानी उसकी फिनिश कहां पर हो रहा है, ये पता कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप उसको समझ पा रहे हो। वरना आपको पता नहीं कहां से तो शुरू हुआ, क्या खत्म किया उसने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो मैक हेड और टेल का मतलब हुआ अंडरस्टैंड। अगर कि हेड का मतलब सिर से है और टेल का मतलब पूंछ से है, अगर हेड और टेल कर पा रहे हो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो। अब आप मेरी बात से तो हेड एंड टेल कर पा रहे हो ना, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू और व्हाट वी हैव सीन अप टू नाउ। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। मेक और मार, तू ही बनाए तू ही बिगाड़े। तो आप देखिए, मेक यानी बनाना होता है, मार यानी नष्ट डिस्ट्रॉय करना, बिगाड़ना। तो बनाना और बिगाड़ना। एक अच्छा फ्रेंड, अ ट्रू फ्रेंड कैन मेक और मार योर फ्यूचर। अच्छा फ्रेंड आपका भविष्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। टू मेक और डिस्ट्रॉय, बनाना या नष्ट कर देना। आगे है मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, यानी इस लोक का भी और उस लोक का भी फायदा उठा लेना। अब यहां वर्ल्ड का मतलब अगर सीधा सीधा देखें, पहले इडियम को सीधे रूप में देखना चाहिए, फिर उसका जो लिटरल के अलावा बियॉन्ड मीनिंग है उसको समझना चाहिए। मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स का मतलब दुनिया से है, यहाँ पे दुनिया से। तो अगर आप कहें कि यहां पर हो गया कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस साइड से भी लाभ ले रहा है, उस साइड से भी लाभ ले रहा है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बीजेपी में भी लाभ ले रहे हैं, कांग्रेस में भी लाभ ले रहे हैं, यानी कहने का मतलब जो विपरीत दलों की सरकारों में भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, यानी गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द सेम टाइम, एक ही टाइम में दोनों साइड से लाभ लेना। तो कहते हैं मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि दोनों साइड से लाभ लेना, यानी बोथ द साइड्स एट द सेम टाइम, उससे लाभ लेना। मेक वंस फ्लैश क्रीप, किसी के फ्लैश जो है उसमें क्रीपिंग होने लगना, यानी डर से या थ्रिलिंग इचिंग सी फील होने लगना ऐसे, तो उसको कहते हैं मेक समवन अफ्रेड और फुल ऑफ डिस्गस्ट। यानी किसी बंदे को अगर हम डरा दें या कोई किसी कारण से डर जाए, डरावनी फिल्म देखी आपने, हॉरिबल मूवी देखी और आपने कहा कि इट मेड माई फ्लैश क्रीप, इसका मतलब उसने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, हिंदी में जैसे कहते हैं ना। तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा डरा देना या फुल ऑफ डिस्गस्ट कर देना, नाराजगी या बुरा उसको फील हो, ऐसी स्थिति में ला देना, उसको कहते हैं मेक वन फ्लैश क्रीप। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और आगे के जो इडियम्स है वो वैसे मैन से हैं और चारों के चारों बहुत आसान है, क्योंकि जैसा कि मनीष जी ने अपनी क्लास में बताया था कि मैन का मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं है कि कोई आदमी मेल है। मैन का मतलब यहाँ पर ये है इंसान से, है व्यक्ति से। तो मैन ऑफ लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है? मैन ऑफ लेटर्स का मतलब हो गया कि मैन ऑफ लेटर्स का मतलब अगर आप चाहते हो तो लिटरेचर के लिए आता है वर्ड मैन ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर पढ़ा लिखा आदमी जिसको लिटरेचर की समझ हो उसको क्या कहेंगे? लर्निड पर्सन। लर्निड का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा समझदार विद्वान व्यक्ति जो होता है उसको मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं। अब आप आगे देखिए, मैन ऑफ मीन्स। तो मैंने आपको अभी बताया था कि मीन्स का मतलब आजीविका होती है और सोर्सेज ऑफ इनकम होती है। तो इनकम के सोर्स को ही मीन्स कहते हैं। तो इसलिए अब आप देखिए, मैन ऑफ मीन्स का मतलब अ वेल्थी पर्सन, अ वेल्थी मैन, धनवान आदमी। अपने भी कहते हैं पैसे वाला आदमी है, पैसे वाला आदमी मतलब वेल्थी मैन है। तो ए मैन ऑफ मीन्स, ही इज वेरी रिच, इज रियली अ मैन ऑफ मीन्स का मतलब माय टीचर इज अ मैन ऑफ लेटर्स, लिटरेचर की उनमें रुचि है, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति है। मैन ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब क्या हो गया? हिस्से, कोई चीज का हिस्सा पार्ट्स होता है। तो आप देखिए व्यक्ति के जीवन में जो अलग अलग पार्ट होते हैं जो वो प्ले करता है, हर बहुत सारे लिटरेरी जानर होते हैं, बहुत सारे टैलेंट दिखाने का मौका, स्पोर्ट्स भी होता है, लिटरेचर भी होता है, मैथमेटिक्स भी है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो व्यक्ति के डेवलपमेंट को इंडिकेट करते हैं। तो मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब जिसका सब थोड़ा
जिसका सब पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो, या जो बहुत सब में अपना दखल रखता हो। जैसे हमने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा, वो फिलोसफर भी थे, वो म्यूजिशियन भी थे, पोइट्स भी थे, राइटर भी थे, फिलोसफर भी थे। तो हम कह सकते हैं ही वॉज अ मैन ऑफ पार्ट्स, यानी टैलेंटेड, बहुत ज्यादा टैलेंटेड होना, प्रतिभावान होने को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मैन ऑफ पार्ट्स। यानी बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट को बताते हैं, उन सब का मैन है। तो मैन ऑफ लेटर्स, लिटरेचर, लेटर्स, पढ़ा लिखा आदमी। मैन ऑफ मीन्स, मीन्स यानी इनकम, यानी धनवान आदमी। मैन ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स मतलब हिस्से, यानी टैलेंटेड, अलग अलग जो मानव को डेवलपमेंट को दिखाने वाले हिस्सों से वह। और मैन ऑफ द वर्ल्ड, क्या मतलब इस दुनिया का आदमी है, दुनियादारी बहुत खतरनाक समझ है उसको। तो यहां पर मैन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हो गया एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक बहुत ही अनुभवी आदमी जिसको दुनियादारी का बड़ा अनुभव हो, अनुभवी व्यक्ति को जिसको दुनियादारी का बड़ा अनुभव हो, उसे हम कहेंगे मैन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेयर्स नेस्ट, मेयर का मतलब क्या होता है, फीमेल हॉर्स को ही मेयर कहते हैं, और उसका घोंसला। तब आप देखिए कि ऐसी कोई सोच, ऐसी कोई खोज जो बहुत ज्यादा बड़े रूप में बताई जाए, लेकिन उसकी कुछ भी हो, जो बहुत बड़े रूप में प्रेजेंट की जाए, मेयर्स नेस्ट, जो सा कि वैसे पॉसिबल भी ना हो, केवल उसको ऐसे बताया जाए इस रूप में। इसके पीछे एक कहानी है जिसमें कोई पंख वाले जो घोड़े हैं, और उनको इस तरीके से कि किसी व्यक्ति ने ये गांव में जाकर अफवाह उड़ाई कि मैंने उनका घोंसला देख लिया है, तो सारे गांव वाले उसको देखने के लिए उमड़ पड़े बड़े एक्साइटमेंट के साथ कि घोड़े कहाँ से रहे, कहाँ रहते हैं। तो मेयर्स नेस्ट, यूनिकॉर्न, आपने नाम सुना होगा। तो ए फॉल्स इन्वेंशन या रूमर। तो फॉल्स इन्वेंशन का मतलब कोई ऐसा झूठा आविष्कार कि जैसे अब आपको कोई कह दे कि वैज्ञानिकों ने टाइम मशीन बना ली है। आपने कई बार ऐसे सुना भी होगा कि वैज्ञानिकों ने एक अंडे से जो डायनासोर पैदा कर दिया है, अब वो डायनासोर दुनिया को खत्म कर देगा, ये वो, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है उसे फॉल्स इन्वेंशन कहते हैं। रूमर, रूमर का मतलब होता है अफवाह। तो मेयर्स नेस्ट का मतलब एक ऐसी झूठी अफवाह जो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करे, लेकिन लास्ट में वो कुछ साबित ना हो, उसको कहते हैं मीली माउथिड। मीली माउथिड, तो मीली का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा एप्पल या कोई भी फ्रूट होते हैं, वो कुछ दिन पड़े रहे आउट ऑफ, हम कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर, या तो वो उनकी जो फ्रेशनेस है वो लूज हो जाती है, वो ढीले से ऐसे उनका जूस जो है अंदर का वो सूख जाता है, फ्लैशी नहीं रहते उतने। तो मीली का मतलब, मीली माउथेड का मतलब भी क्या होता है कि जो व्यक्ति ऐसे मुंह बना रहा हो, जिससे पूरा बोला नहीं जा रहा हो सही ढंग से, मीली माउथेड ऐसे पर्सन को है जो बोलने में, जो फ्रैंकली जो कहना चाहता है वो कह नहीं पा रहा। तो अपने भी कई बार कहते क्या मुंह बना रहा है, जो कहना है कह दे। तो ये ही चीज है अफ्रेड टू स्पीक स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई व्यक्ति जब सीधा अपनी बात न कह पाए और ऐसे इनडायरेक्टली या अपने कहते हैं फेरी टेल्स के थ्रू अपनी बात कहने की कोशिश करे, तो हम कह सकते हैं, और कुछ हाइड करने का, कुछ बताने का प्रयास करे, तो उसको मीली माउथेड कहते हैं, मीली माउथेड पॉलिटिशियंस। तो यहां पर मीली माउथेड का मतलब ऐसे लोग जो प्लेनली अपनी बात नहीं कहते। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। मीट वंस वाटरलू। वाटरलू, तो वाटरलू का मतलब, वाटरलू क्या चीज है, के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आपको ध्यान है कि नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन वाज अ फ्रेंच वॉरियर, बहुत शानदार वॉरियर था, उसने बहुत सारे युद्ध जीते थे, लेकिन अपने लास्ट वॉर में उसे ब्रिटेन और पर्शिया की सेना ने मिलकर वाटरलू के मैदान में उसको हरा दिया। और वाटरलू के मैदान में नेपोलियन बोनापार्ट की फाइनल डिफीट ऐसी हुई कि उसके बाद फ्रेंच जो है उस रूप में खड़ा वो नहीं हो पाया, और फ्रेंच जो ग्लोरी है वो एक तरीके से दब गई। तो मीट का मतलब मिलना होता है, मीट वंस वाटरलू, यानी कोई व्यक्ति का वाटरलू आ गया, इसका मतलब हो गया कि उसकी जो फाइनल डिफीट हो गई, उसके बाद वो फिर से कम बैक नहीं कर पाया। तो मीट वंस फाइनल एंड और डिफीट, उसको कहते हैं मीट वंस वाटरलू। हिस्ट्री में नेपोलियन बोनापार्ट की हार, फाइनल डिफीट वाटरलू के मैदान में हुई थी, इसलिए हम मीट वंस वाटरलू का मतलब होता है किसी की फाइनल डिफीट या का एंड हो जाना, जिसके बाद वो उसका ग्लोरिफिकेशन फिर से ना हो पाए।
मिडास टच। जी हाँ, मिडास टच। मिडास टच क्या होता है? आपने एक पंकज उदास की गजल सुनी होगी, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। उसमें आपने एक लाइन भी सुनी होगी, तू तू जिसको छूले गोरी वो हीरा बन जाए, तू पत्थर छूले गोरी वो हीरा बन जाए, एल छबीली रानी थोड़ा घट और नहीं। अब आगे इतना ही करेंगे। तो वो जो लेडी के बारे में कहता है कि तू जिसको छूले गोरी वो हीरा बन जाए, तो यहां पर ऐसा ही कुछ इस अपने कह सकते हैं कि ईडियम के पीछे की स्टोरी है। मिडास जो है वो एक किंग थे, ऐसा केवल कह सकते हैं पौराणिक कहानियां हैं, ये कोई जरूरी नहीं एकदम सही हो। मिडास वॉज अ किंग ऑफ फ्रीजिया, और ग्रीक एक तरीके से स्टोरी है इसमें वो मिडास जो है वो किंग ऑफ फ्रीजिया था, और उसका गोल्ड के प्रति बहुत पैशन था, इतना ज्यादा वो ग्रीडी था गोल्ड के लिए। तो जो देवता है, जो गॉड्स है, उन्होंने उसको सबक सिखाने के लिए उसको वरदान दिया कि तुम जिसको छुओगे गोरी की तरह वो क्या बन जाए, वो चीज सोने की हो जाए। तो मिडास बड़ा खुश हुआ, एक बार के लिए तो वो खुश हुआ, उसने खिड़कियां, दरवाजे, दीवार, महल सब कुछ क्या कर दिए, सोने के बना दिए। लेकिन जब उसकी बेटी उसके पास गले मिल, छोटी बेटी उसके पास आई और वो गले मिली, इतने में वो भी सोने की होगी, उसने खाने के लिए कुछ किया वो भी सोने का होगा, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन ये स्टोरी, ये जो ईडियम है वो वहां तक नहीं ले गए हैं, उसको पीछे तक ले जाइए। मिडास टच का मतलब तू जिसको छू ले। अपने कई बार कहते हैं कोई आदमी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है बिजनेस में, हम कहते हैं अरे वो तो रेत को सोना बना देता है। तो बस यही चीज वैसे है, रेत को सोना बना देना, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें मिडास टच हो, जो वेरी सक्सेसफुल इन मेकिंग मनी और बिजनेस, जो बिजनेस करने में और पैसा बनाने में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन हो, वॉरेन बफे की तरह, या फिर हम कहते हैं मुकेश अंबानी की तरह, जो मिडास टच होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी मिडास, जिसको छूते हैं वही सोना बन जाती है, जहां हाथ लगाते हैं, जिसमें हाथ डालते हैं वही चीज बिजनेस रूप में उनको सक्सेस देती है। कबाड़ भी करते हैं, स्क्रैप का काम भी करते हैं, तो वो स्क्रैप भी उनको कहां से कहां तक ले जाता है। ऐसे लोगों को मिडास टच, उनके इस चीज को जो उसको सक्सेसफुल बना देते हैं और बहुत जल्दी उससे पैसा बना लेते हैं, मिडास टच के। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको इडियम बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मानव की दयालुता का मिल्क, यानी जो मानव के सबसे अच्छे बिहेवियर है। दूध किसी भी प्राणी का, जैसे माँ का दूध अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छी चीज होती है, तो काइंडनेस, ह्यूमन के अंदर जो वर्चूज है, जो क्वालिटीज है, उनके मिल्क, यानी जो अच्छे अच्छे व्यवहार है, गुड फीलिंग्स टूवर्ड्स अदर्स, जो हमारी दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं होती हैं, वही मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस है। हम दूसरों के लिए, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी अपने लिए, दूसरों के लिए भलाई करना, दूसरों की भलाई का सोचना, यही क्या है, मिल्क ऑफ ह्यूमन हैज गुड फीलिंग्स टूवर्ड्स अदर्स, दूसरों के लिए अच्छी। मीन्स मैटर्स, मीन्स मैटर्स स्टूडेंट्स, मीन्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को, जैसे स्पेशली मीट को मिन्स करने का मतलब तो उसे बहुत छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में इस तरीके से काटना। आपने कई बार टीवी में देखा भी होगा, हम भी प्याज वगैरह को, जो वेजिटेरियन लोग है वो ऐसे करते हैं, नॉन वेजिटेरियन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं कुछ अलग डिश बनाने के हिसाब से। मीन्स मैटर्स, ये मैटर का मतलब क्या हो, कोई बात उसको मिन्स करना, मतलब स्पष्ट नहीं कहना, प्लेनली नहीं कहना, छोटे छोटे टुकड़ों में मैं कह रहा था, मैं ऐसे कहना चाहता था कि मेरा ऐसे लग रहा था मुझे ऐसे। तो ये जो चीजें इस तरीके से कहना मीन्स मैटर्स होता है। नॉट टू स्पीक फ्रैंकली, कोई बात फ्रैंकली नहीं कहना। आप देखिए मीन्स मैटर्स, ये इडियम आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, नॉट टू मीन्स मैटर के नाम से आया हुआ है, इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है। नॉट टू मीन्स मैटर का मतलब हुआ है स्पीक प्लेनली, और मीन्स मैटर्स का मतलब हुआ है नॉट टू स्पीक फ्रैंकली। थोड़ा सा आप ध्यान दें इस बात में। मंकी अराउंड, मंकी अराउंड का मतलब क्या होता है कि अपने, मंकी अराउंड का मतलब होता है कि यहां वहां टाइम खराब करना। के पीछे की जो स्टोरी है वो अपने एक जॉक के रूप में आपने सुनी भी होगी कि मंकी अराउंड का मतलब कैसे होता है कि एक बार जंगल के जानवरों ने डेमोक्रेसी चलाने की सोची। उन्होंने राजा जी को कह दिया कि हम तो राजा हर के ऐसे नहीं बनाएंगे, चुनेंगे, और ऐसे उन्होंने बंदर को राजा चुन लिया। अब क्या हुआ कि शेर ने एक बकरी के बच्चे का शिकार किया,
और बकरी के बच्चे का शिकार करने के बाद जैसे ही शेर जाने लगा, इतने में बकरी रोती रोती राजा जी के पास गई, यानी बंदर के पास गई कि राजा जी देखो शेर जो है उन्होंने मेरे बच्चे को उठा लिया, आप मुझे मेरे बच्चे को बचाओ, उससे बचाओ। तो बंदर अंदर से तो उसको डर लगा कि शेर के मुंह से कैसे छुड़ाए। तो वो क्या कर, जैसे जैसे शेर जिस जंगल से जहां रास्ते से जा रहा था, उनके पेड़ों पर कभी इधर उछल रहा है, कभी उधर उछल रहा है, कभी इधर उछल रहा है। तो कुछ देर हो गई, शेर अपने रास्ते चला गया। तो बिल्ली बोली क्या हुआ मेरा बच्चा, कि देखो बच्चे को तो मैं नहीं बचा सका, पर मेरी उछल कूद में कोई कमी है ना तो वो बताओ, मैंने अपने काम में कोई कमी छोड़ी है ना तो वो बताओ। बस यही बात मंकी अराउंड में, टू वेस्ट टाइम हियर एंड देयर, इधर उधर टाइम वेस्ट करना, काम की बात कम करना और इधर उधर इधर जाना, कभी उधर जाना, और दिखना ऐसे कि जैसे वो बहुत बिजी है लेकिन बिजी विदाउट बिजनेस। टू वेस्ट टाइम हियर एंड देयर, इधर उधर टाइम खराब करना। मदर विट, मंकी बंदर, अराउंड यानी इधर उधर, तो बंदर की तरह इधर उधर केवल उछलना कूदना, काम कुछ नहीं करना, हियर एंड देयर वेस्ट टाइम। मदर विट, मदर मतलब माँ, और विट का मतलब है बुद्धि या वाक चातुर्य। तो बोलने की कला, बोलने का जो बुद्धि होती है उसको कहते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब सामान्य सेंस, जो व्यवहार करने के जो पैटर्न होते हैं, जो बातचीत करने का तरीका था वो हमें पता हो तो कॉमन सेंस कहते हैं। लेकिन कॉमन सेंस के बारे में भी एक प्रोवर्ब है, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। कॉमन सेंस कॉमन नहीं होता है। आप कहते हैं, हम कहते हैं ये तो कॉमन सेंस की बात है, पर वो कॉमन होता नहीं, सब में होता नहीं। तो कॉमन सेंस को मदर विट कहते हैं। और नेक्स्ट है मूव हेवन एंड अर्थ। तो तू ना मिली तो सूरज चांद तारे सब आसमां हिला दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हेवन एंड मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या हुआ कि पूरा प्रयास करना, कि पूरी कोशिश करना, हेवन और अर्थ को एक कर देना, मूव हिला देना। तो इसका मतलब टू ट्राई वंस बेस्ट, अपनी तरफ से किसी चीज में बेस्ट करना, हेवन और अर्थ। तो यहां पर मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या हुआ कि ट्राई वंस बेस्ट, अपना सर्वोत्तम प्रयास करना ही क्या होता है, मूव हेवन एंड अर्थ होता है। एक्चुअल में नहीं होता है। अब कोई कहे कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ ले आऊंगा, तो बेचारा को लिटरल नहीं लेना चाहिए, उसकी फीलिंग समझनी चाहिए। वो कह रहा है कि मैं अपना बेस्ट प्रयास करूंगा। अब चांद तारे कोई ऐसे थोड़ी कि लटके हुए फ्लावर थोड़ी है कि उनको तोड़ के ले आए। वो कहना चाहता है, फीलिंग समझो भाई, कि भाई मैं तुम्हारे लिए बेस्ट प्रयत्न करूंगा, तुम्हें खुश करने के, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के। तो इसलिए ट्राई वंस बेस्ट, मूव हेवन एंड अर्थ। नेक्स्ट प्रोवर्ब में आ गए हम, और प्रोवर्ब क्या कह रही है, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। तो ऐसी कहावत अपने आप में पूरा सेंटेंस होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे पहले अगर आप देखिए कि हमने जो ये इडियम्स देखे हैं, और उसके बाद सेकंड पेज में एक बार फिर से मैन ऑफ लेटर्स के बारे में, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और वाटरलू या मिडास है जो इनके पीछे की स्टोरी मैंने आपको बताई। इस तरह मंकी अराउंड जो है ये कोई मिथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, ये केवल एक जोक के रूप में स्टोरी है, मैंने आपको बताई। मूव हेवन एंड अर्थ अब आप समझ गए होंगे। तो जहां तक मुझे लगता है इस तरीके के इडियम्स के पीछे का जो सेंस होता है, दो मीनिंग होते हैं, लिटरल मीनिंग जो शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे हम कहें कि शाब्दिक अर्थ का मतलब हो गया, जैसे किसी भी वर्ड को मान ले, मंकी अराउंड शाब्दिक अर्थ है कि बंदर की तरह घूमना, लेकिन उसका लिटरेरी मीनिंग जो है वो है कि इधर उधर घूमते हुए अपना टाइम खराब करना। तो इसलिए डोंट मंकी अराउंड एंड कीप कंटिन्यू योर स्टडी, हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोवर्ब, कहावत। तो प्रोवर्ब के बारे में स्टूडेंट्स हम बात करते हैं। कहावतें भी जो होती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, पीढ़ियों का, जनरेशंस आफ्टर जनरेशन का अनुभव बोलता है, तब जाके कहावतें बनती है। तो ये है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आपने एड में देखा होगा रिन के, डोंट जज सर, डोंट जज कवर बाय, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, हो चमकते रहना। तो ये जो आपने देखा है, बस यही कह रहा है कि बुक को उसके कवर से जज मत करो। अंदर हो सकता है कवर जो है वो बहुत अच्छा हो, चिकना हो, बहुत अच्छे कागज से बना हो, लेकिन बुक अंदर नॉनसेंस हो सकती है। ऊपर कवर है वो फटा पुराना, प्रिंटिंग अच्छी ना हो, ऐसे हो सकती है। बुक अंदर फुल ऑफ
नॉलेज हो सकती है। तो यही कहने का मतलब है कि किसी के बाहरी आवरण को देखकर और शक्ल अच्छी देखकर या कपड़े अच्छे देखकर, सूट बूट देखकर कहीं फिसल मत जाना, यानी उसकी एक्चुअल वैल्यू का निर्धारण मत करना। क्यों? इसलिए डोंट जज अ बुक, किसी बुक का जज मत करो, उसका निर्णय मत लो इसके कवर को देखकर। तो इसलिए मीनिंग क्या कह रहा है? डोंट फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समवन समथिंग फ्रॉम देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी कोई राय मत बनाओ किसी के बारे में, कोई जजमेंट मत बनाओ उसकी बाहरी अपीयरेंस से, बाहरी आवरण देखकर उसके बारे में राय मत बनाइए। क्योंकि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। तो कई बार हम चेहरे देखकर हम सोचते हैं ये बहुत ही ऐसे है वैसे है, लेकिन हो सकता है कि वो ऐसा सही ना हो। नेक्स्ट है डोंट कट ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, डोंट कट ऑफ योर नोज, नोज का मतलब नाक से है और कट ऑफ का मतलब काटना। स्पाइट का मतलब होता है इल फीलिंग टुवर्ड्स अदर, किसी के बारे में बुरी भावना, बुरी फीलिंग। तो आप देखिए क्या कह रहा है कि अपने फेस को बुरी फीलिंग के लिए, आपकी अपने फेस के लिए अगर बुरी फीलिंग है तो अपने नाक को नहीं काटा जाता। यानी कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपकी फीलिंग अच्छी नहीं है तो उसको इंसल्ट करने के लिए, उसकी इंसल्ट करने के लिए अपना नुकसान नहीं किया जाता है। ये अपना ध्यान रखना है अपने को। यानी डोंट कट ऑफ योर नोज, अपना नाक नहीं काटा जाता टू स्पाइट योर फेस, अपने चेहरे को इंसल्ट करने के लिए, अपने चेहरे की इंसल्ट करने के लिए नाक नहीं काटा जाता कि तू बड़ा अपने आप पर घमंड कर रहा है ना। देख अब ठीक है, कोई और काट दे वो एक अलग बात है, पर खुद नहीं काटा जाता, या खुद ऐसी हरकतें कर ले कि कट जाए। माँ बाप को अक्सर ये शिकायत हो रही है तूने हमारी नाक कटा दी, और काटने वाले कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसा खुद के साथ तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता। तो डोंट डिसएडवांटेज योरसेल्फ इन ऑर्डर टू डू हार्म टू एन एडवर्सरी, यानी किसी एडवर्सरी यानी जो हमारा विरोधी व्यक्ति है उसको हार्म, नुकसान पहुंचाने के लिए अपना नुकसान नहीं किया जाता, अपना जो है नुकसान पहुंचा के किसी और की इंसल्ट करने का फायदा भी नहीं है। डोंट गेट मैड, गेट इवन। देखिए इवन, गेट मैड का मतलब पागल मत बनो। पागल का मतलब यहां बिल्कुल वैसे पागल क्रेजी के सेंस में नहीं है, बल्कि उन्मादी होने से है। और इवन का मतलब है काम। डोंट गेट मैड, गेट इवन, यानी जब नुकसान का समय हो जाए, बुरी स्थिति आ जाए तो मैड मत हो रहे, क्या करूं क्या करूं, क्या हो गया, अब कैसे होगा, ये वो स्थिति को और खराब कर देता है। गेट इवन, गेट काम, अब जैसा भी है उसका, अब जो भी स्थिति है उसमें मुझे अच्छा करना है। तो इसलिए मीनिंग है, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूं तो वो मुझे कहते हैं सर अब टाइम ही नहीं बचा है, अब क्या करें सर, कैसे तैयारी होगी। बात करते हैं तो वो अपनी व्यथा कहते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि इससे तो आपका जो है वो भी चला जाए, इससे अच्छा जैसा है आप तैयारी की। लोगों ने 1 महीने भी अच्छी तैयारी की है और उनका सिलेक्शन हुआ है, बजाय कि उन 3 महीने तैयारी करने वालों के जिन्होंने होचपोच होके घबराहट में अब क्या होगा ये क्या होगा, वो स्थिति को और खराब कर देती है। तो डोंट गेट मैड, गेट इवन, शांति। व्हेन सफरिंग अ लॉस, जब लॉस हो जाए एट द हैंड्स ऑफ अनदर, कोई दूसरे व्यक्ति के कारण अगर हमें लॉस हो रहा हो, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन एंगर, अपनी एनर्जी को गुस्से पे मत डालो दूसरों के प्रति, उन्होंने ऐसा कर दिया ये कर दिया, बट वर्क टुवर्ड्स रिड्रेसिंग द हार्म डन। का मतलब है कि जब, बल्कि किस पर काम करो, अपनी हानि को कम करने का, उसका नुकसान को कम करने का प्रयास करो, ये चीज है। यानी कहने का मतलब अगर बरसात में किसी का घर बह जाता है तो ये नहीं कि ऊपर वाले को बार बार कोसने लग जाए कि ये तूने क्या किया, ये तूने क्या, बजाय कि जो बच सकता है उसको बचाने की कोशिश की जाती है। तो व्हेन सफरिंग अ लॉस एट द हैंड्स ऑफ अनदर, दूसरे व्यक्तियों के हाथों से जब आपको लॉस हो, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन एंगर, गुस्से में एनर्जी वेस्ट मत करो, बट वर्क टुवर्ड्स रिड्रेसिंग द हार्म डन, बल्कि उस हार्म को कम करने की कोशिश की। नेक्स्ट, डोंट कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ, यानी आप किसी चीज के पैसे भी दो
और फिर उस चीज का काम भी खुद ही करो। जैसे आपने काम करने के लिए नौकर रखा और उसका काम भी आप करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो डोंट कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ, यानी ऐसा कभी मत करो कि एक डॉग भी रखो और खुद ही भौंको। तो इसका मतलब हो गया खुद ही डॉग रखना फिर वो भौंकना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा करना नहीं चाहिए। इसका मतलब यू शुड नॉट पे समवन टू डू अ टास्क एंड देन डू इट योरसेल्फ। का मतलब हुआ कि अगर आपने किसी काम को करने का पैसा दे दिया है तो वो टास्क उसको ही करने दो, उससे ही करवाइए। अदरवाइज ये नहीं कि पैसे भी दे दिए और काम भी आप कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। डोंट कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। नेक्स्ट है डोंट किल द गूस दैट लेज द गोल्डन एग्स, यानी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारा नहीं जाता इस लालच में कि उसके अंदर बहुत सारे सोने के अंडे। ये कहानी आप सुनते सुनते बड़े हो गए तो आप समझ गए होंगे कि उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, उस जगह को, उस चीज के बारे में कुछ गलत नहीं किया जाता जिससे हमें फायदा हो रहा हो कॉन्स्टेंटली। इसलिए यू शुड नॉट डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी ऐसी चीज को नष्ट नहीं करना चाहिए दैट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू, जिससे आपको मनी मिल रही हो। डोंट किल द गूस, उस गूस को हैन मान लीजिए, मुर्गी मान लीजिए, ऐसा ही जानवर होता है गूस, तो उसको मारा नहीं जाता जो सोने के अंडे देती है, जिससे हमें लाभ मिल रहा हो उसका नुकसान नहीं किया जाता, उसको मारा नहीं जाता। डिस्टेंस लेंड्स एन्चेंटमेंट टू द व्यू, तो दूरी जो होती है वो व्यू यानी दृश्य को और सुंदर बना दे। डिस्टेंस लेंड्स एन्चेंटमेंट टू द व्यू, दूरी प्यार को बढ़ा देती है। बस वैसे ही है, दूरी जो होती है किसी चीज की, आप दूर से कोई दृश्य देख रहे हो, जंगल का दृश्य देख रहे हो, आप कोई पहाड़ी का दृश्य देख रहे हो, वो आपको बड़े सुंदर लगते हैं। क्योंकि वहां अगर मान लीजिए कोई लैंडफॉल भी होता है, लैंडस्लाइड भी होता है, वहां कोई फ्लड भी आती है, बाढ़ भी आती है, आप तो दूर हो, आपको तो दूर से देखना है, वहां की एक्चुअल प्रॉब्लम्स आप थोड़ी फेस कर रहे हो। इसलिए थिंग्स लुक बेटर फ्रॉम फर्दर अवे, दूर से जो होती है वो चीजें अच्छी ही लगती है। थिंग्स लुक बेटर फ्रॉम फर्दर अवे, दूर से चीजें अच्छी ही लगती है। दूरी जो है उनकी सुंदरता को, दूरी जो है उनकी एन्चेंटमेंट को, ब्यूटी को बढ़ा देती है।